नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलते रहें। आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक, प्रॉब्लम्स एंड इशू ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भारतीय समाज की समस्याएं एवं मुद्दे, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज बहुत वृहद समाज है, बहुत प्राचीन समाज है और एक विकासशील समाज है। इसकी अपनी एक संस्कृति रही है और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृति के अंदर परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भारतीय जो समाज है इसमें अनेक समस्याएं हैं, मुद्दे हैं जिनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन समस्याओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो और एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के नाते हम भारतीय समाज की जो समस्या और मुद्दे हैं उसके बारे में अच्छे ढंग से समझ पाएँ, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक बात करना चाहेंगे कि हम किसी भी समस्या को सामाजिक समस्या कब कहेंगे या कौन सी समस्या को सामाजिक समस्या कहेंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा अर्थ है कि कोई भी समस्या जब समाज के अधिकांश लोगों से संबंधित हो और उस समस्या के प्रति लोग जागरूक हो और समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हो, प्रयासरत हो, तो ऐसी समस्या को हम सामाजिक समस्या कहेंगे। जब तक लोग उस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे, प्रयत्नशील नहीं होंगे और वो समस्या समाज के अधिकांश भाग लोगों को प्रभावित नहीं करती हो, तब तक हम उस समस्या को सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे। और कई बार व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्या होती है और अनेक लोगों की समस्या वो सेम या समान समस्या हो सकती है, लेकिन जब तक वो समाज के एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित नहीं करती हो, वो लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हो और उसके समाधान के प्रति प्रयत्नशील नहीं हो, तब तक हम उस समस्या को सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे। तो सामाजिक समस्या के लिए ज़रूरी होता है कि वो समाज के अधिकांश भाग को प्रभावित करती हो, उसके प्रति लोग जागरूक हो और समाधान के लिए प्रयत्नशील हो। अब हम बात करते हैं, देखिए समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। बाल अपराध है, सफ़ेद पोश अपराध है, बाल विवाह, देश की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महिल महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो भी एक सामाजिक समस्या है। और विभिन्न प्रकार के जो नशा प्रवृत्ति है, ये इस प्रकार की बहुत सारी हमारे समाज के अंदर समस्याएं देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और उनको समस्याओं के पीछे जो कारण है उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके और सरकार, समाजसेवी संगठन और अन्य जो भी जागरूक व्यक्ति है उनको पता लग सके कि ये समस्या क्या है और उनके पीछे कारण क्या है। तो हम अब इसके संदर्भ में अगर नेक्स्ट बात करें, भारतीय सामाजिक जो समस्या है उनका परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य का सबसे पहले अर्थ हम जान लें। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है एक दृष्टिकोण या नज़रिया। जब कोई भी विद्वान या कोई भी अध्ययन करता, किसी भी विषय इकाई का अध्ययन करता, तो उसका एक नज़रिया दृष्टिकोण होता, वही नज़रिया दृष्टिकोण जो है परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो समाजशास्त्र का भी अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता कहलाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो समाजशास्त्री है वो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूह, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, परिवर्तन
आदि सभी के अध्ययन को इसमें सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जो घटनाएं होती है उनका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और उन्हें कार्यकरण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो परिप्रेक्ष्य है उसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र द्वारा जो नए नए विषय या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था और उनके अंत्य संबंधों के अध्ययन में सामान्यतः संबंधित होता है। इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उसका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। ये समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम देखते हैं कि उसमें समाज के लगभग सभी विषय को सम्मिलित किया जाता है। और समाजशास्त्र हम देखते हैं कि अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के सामने ये इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाना, उसका वर्णन करना और जिसको समझा जाना जरूरी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन में जो व्याप्त व्यवस्था है उसको खोजने और वर्णन करने और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। साथ में हम देखते हैं कि समाज के अंदर व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था भी होती है। हम देखते हैं कि समाजों में अव्यवस्था देखने को समय समय पर मिलती रहती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय मिल जाता है जब हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, हिंसा और अपराध आदि की घटनाएं बढ़ गई है ना। ये घटनाएं सामाजिक जीवन में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था की स्थिति को व्यक्त करती है। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्य करती है जो व्यवस्था बनाए रखने और उनके स्थायित्व प्रदान करने में योग देती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी समाज में मौजूद हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष या विघटन को बढ़ावा देती है। और इनमें जो मौलिक दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया, बिना किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था का मुख्य मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि अव्यवस्था की बजाय समाज में व्यवस्था ज़्यादा है, तभी समाज में मनुष्य का जो जीवन है उसका अस्तित्व बना हुआ है। समाजशास्त्र हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। साथ ही उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी में संगठन की स्थिति में पहुंचती है। ये सब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, उनका दृष्टिकोण और नज़रिया क्या है। और समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित करता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता को प्राप्त करता है, साथ में उस तरीके को भी जिससे वे बदलते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाने की दृष्टि से अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फुटबॉल का जो खेल होता है उसका अध्ययन करते हैं। फुटबॉल का यदि खेल हो रहा और उसका एक समाजशास्त्री अध्ययन करेगा या दूसरे विज्ञान या दूसरे विषय के विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे तो उनका अपना अपना अधिक जो दृष्टिकोण होगा, भौतिक शास्त्रीय, प्राणी शास्त्रीय, वनस्पति शास्त्रीय, अर्थशास्त्री, सभी के जो दृष्टिकोण है एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन जो समाजशास्त्री है वो खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से, प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से, विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में उसमें प्राथमिक समूह के बीच में जो सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की जो क्रियाओं के आधार पर उनमें पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल के खेल का अध्ययन करेगा। ये एक समाजशास्त्र का अपना एक परिप्रेक्ष्य होगा जो कि अपने भौतिक शास्त्रीय, प्राणी शास्त्रीय या अर्थशास्त्री से अलग होता है। जिससे अर्थशास्त्री है तो वो उस फुटबॉल के खेल में ये देखेगा कि इस खेल को आयोजित कराने में कितना खर्चा आया, यदि खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आया तो उसको अगर
प्रायोजित किया जाए तो उसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, या विभिन्न प्रकार के जो उसमें खर्चा आया, लागत आई, उसका अध्ययन करेगा। यह एक अर्थशास्त्री दृष्टिकोण होगा, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण इनसे अलग होगा। अब हम जो ये परिप्रेक्ष्य हैं उसको अगर विभाजित करें तो मुख्य रूप से दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। समाजशास्त्र का पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम देखते हैं कि अगस्त कॉम्टे, दुर्खिम और मर्टन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के जो जन्मदाता है फ्रांस के अगस्त कॉम्टे हैं। इन्होंने समाजशास्त्र विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। इसके साथ साथ स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो, पार्सन्स आदि ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। इन विद्वानों का मानना था कि मानवीय व्यवहार जो है कुछ वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं, और इनका ये भी मानना था कि मानवीय जो आचरण है उसमें कार्यकरण का संबंध पाया जाता है और उसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। इस पर दुर्खिम जो है उसने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। इस पर मैक्स वेबर भी कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। एक और है रॉबर्ट के मार्टन। वो कहते हैं कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने हेतु विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देनी होगी। और आज के संदर्भ में हम देखें तो कुछ ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया, जिसमें जेटरबर्ग है। जेटरबर्ग वर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांतों के प्रतिपादन में नियमों को इसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपनी गणना संबंधी सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं जो समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व जो औद्योगिक व्यवस्था है उसके कारण जो नवीन परिस्थितियां और समस्याओं के कारण समाजशास्त्र का जो रूप है वो परिवर्तित हो गया। अमेरिकी समाजशास्त्र में हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देते हुए मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य और बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यवसायिक संरचना के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा जो कि औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। जब औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा, प्रवास होगा तो एक नई परिस्थिति हो गई और उनके कारण जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई उसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचने का, आकर्षित करने का प्रयास किया। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में समाजशास्त्र मानवीय परिप्रेक्ष्य के विकास में योगदान। और मानवीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये इस ओर संकेत करता है कि समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण को समझना चाहता है। ये परिप्रेक्ष्य क्या है? समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। समाजशास्त्र में जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम जो चुनौती है वो यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्टे द्वारा आनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई थी, और ये चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिससे समाजशास्त्र में काम्टे और दुर्खिम भी शामिल है। तो ये समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य है जो 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था, और ये जो नवीन परिस्थितियाँ हुई, जो औद्योगिकरण, नगरीकरण या प्रवास, उसके कारण ये मानवीय परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ। धन्यवाद।